जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सुपर एग्जाम किक चैनल में। आज अनुच्छेद संख्या 19 हम लोग डिस्कशन करेंगे। अनुच्छेद संख्या 19 पॉलिटी का अनुच्छेद संख्या 19 अनुच्छेद संख्या नहीं लिखते, सॉरी, अनुच्छेद संख्या 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको हम लोग कह सकते हैं कि लाइफ। प्राण को हम लोग जीवन कह सकते हैं, जीवन को हम लोग इंग्लिश में लाइफ कहते हैं। यानी प्राण के इसको हम लिख सकते हैं लाइफ, LIFE, लाइफ। एंड दैहिक यानी हमारी पर्सनल शरीर के बारे में हो रही है, ठीक है। इसलिए हम दैहिक को हम लोग पर्सनल लिख सकते हैं, पर्सनल। इसके बाद लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, यानी कोई दूसरा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, यहां भी लिख दे सकते हैं, व्यक्ति किसी का प्राण नहीं ले सकता। किसी का प्राण नहीं ले सकता। एकदम साधारण भाषा में आपको बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी की प्राण का हरण नहीं कर सकता। और इसके बाद न तो हम स्वयं, ध्यान देना, यानी हम आत्महत्या भी नहीं कर सकते। आत्महत्या भी नहीं कर सकते, यानी हम स्वयं अपना प्राण नहीं ले सकते। समझ रहे ना? अगर हमें अपना स्वयं का प्राण लेना है तो उसके लिए कोर्ट से अर्जी देना होगा, और कोर्ट भी कहेगा नहीं भैया, हम अगर किसी, मतलब कहने का मतलब आप खुद से सोचो, जब हम जिस चीज को बना नहीं सकते तो हमको बिगाड़ने का अधिकार है? बताइए, नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि हम किसी का प्राण नहीं ले सकते। अब प्राण ले लिए तो 14 साल की सजा है। अब खतरनाक रूप से प्राण लिए तो फिर फांसी लटका दिया जाता है। तो यहीं पर आ जाता है कि भैया, जब हम किसी का प्राण नहीं ले सकते तो ये फांसियां कैसे लटका देते हैं? तो हम जानते हैं फांसी किसको दिया जाता है, जब जान जाते हैं कि प्राण, ये हमारा प्राण, जैसे मैं किसी को बार बार, या कोई भी व्यक्ति बार बार किसी का गला दबा रहा है और मार रहा है, तो कहेंगे यार ये तो इसका आदत गड़बड़ है, ये सबका प्राण ले रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर सबकी रक्षा करना है तो एक का मार दिया जाए। इसलिए हम कभी कभी ये निर्णय लेना पड़ता है कि जब हम अपना, मतलब सबकी रक्षा करने के लिए किसी एक का प्राण ले लिया जाता है। अब देखो, जैसे हम कह दे प्राण से बात समझो। ऐसे दो भागों में बांटते हैं। यहां पर्सनल लिबर्टी या दैहिक स्वतंत्रता, दो भागों में समझ लीजिए। दैहिक स्वतंत्रता या पर्सनल लिबर्टी, अरे PL लिख दे रहे हैं पर्सनल लिबर्टी के लिए, चलेगा। अब देखो, प्राण क्या होता है? प्राण दूसरा ले सकता है, आपसे पूछेंगे, दूसरा नहीं ले सकता, कट के लगा दिए निशान। इसके बाद आत्महत्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते, यानी प्राण हम अपना स्वयं नहीं ले सकते। अच्छा, अब आपसे पूछें कि जब हम लोग कभी कभी, हमको कहीं कहीं शुद्ध हवा लेने का अधिकार हो जाता है। जैसे मान लो हम लोग जा रहे हैं वाहन से और वहां पर क्या हो रहा है, शुद्ध हवा नहीं है। आप लोग दिल्ली NCR का नाम सुने होंगे। शुद्ध हवा ले रहे हैं, लेने के अधिकार, शुद्ध हवा प्राप्त करने की स्वतंत्रता, प्राप्त करने का अधिकार या करने की स्वतंत्रता।
देखो, शुद्ध हवा प्राप्त करने की बात यह है कि जैसे हम लोग वायु को इतना प्रदूषित कर दें कि वातावरण एकदम दूषित है, और हमको मतलब वायु से जब ऑक्सीजन ग्रहण करना हुआ, अब ऑक्सीजन ग्रहण करने में हमको दम घुटने लगे, यानी हम ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो शुद्ध हवा नहीं ले पाएंगे। और जब नहीं ले पाएंगे तो आप बताइए, जो गाड़ी टैक्सी मोटर सब चला रहे हैं, कोई सी काम कर रहेगा? नहीं कर रहेगा। इसलिए ये प्राण को बचाने के लिए हमको शुद्ध हवा की जरूरत होती है, और शुद्ध हवा लेने के लिए हमको बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। तो भविष्य में आप देखिएगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि आज तो हम लोग राफेल विमान ला रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम इन सब का बहिष्कार करेंगे केवल अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। इतना प्रदूषण हो जाएगा कि व्यक्ति को जीना दूभर हो जाएगा। अब ये दुनिया भरे का औजार रखने से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उस समय व्यक्ति औजार रख कर केवल उसको देखेगा, लेकिन वो दिन अभी दूर है, क्योंकि वातावरण जब दूषित रहेगा तो हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे, रिसाइकल चलेगा। इसलिए उसको बचाने के लिए हमें वाहन का प्रयोग कम से कम करना होगा। इसके बाद पेड़ कटाई रोकना होगा। बहुत चीजें हैं, लेकिन इतना जान लो, शुद्ध हवा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके बाद हमारा जो स्वास्थ्य है, वह भी क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। यानी हमें स्वस्थ रहना है। जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक कोई का मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद दैहिक स्वतंत्रता में क्या होता है कि जैसे हम लोग कभी कभी ऊब जाते हैं तो चले जाते हैं एकांत में। कहाँ चले जाते हैं? एकांत में। तो इसको कहते हैं एकांतवास, यानी हम अकेले रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम किसी और को इसमें शामिल करें, कोई और आए मेरे साथ सहयोगी बने, नहीं। अगर हमें स्वतंत्र रहना है, कहीं भी शांति से वातावरण में रहना है, तो हम एकांतवास में रह सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज विदेश भ्रमण। हम एक स्थान से दूसरे स्थान भी घूम सकते हैं, यात्रा भी कर सकते हैं। और इसके बाद पर्सनल लिबर्टी, यानी निजता का अधिकार। क्या चीज? निजता का अधिकार। निजता, इसको इंग्लिश में पर्सनल लिबर्टी लिख दे रहे हैं, PL लिख दे रहे हैं, पर्सनल लिबर्टी। ये पहले जो है भारत नहीं था, लेकिन इसको 2004 में इसको जोड़ा गया है कि आप अपनी बातों को अपने पास छिपा सकते हैं, जिससे हमारा हानि है। लेकिन ध्यान देना, छिपा तो सकते हैं। अब इसी में क्या हो जाता है कि पर्सनल लिबर्टी में एक चीज और है कि व्यभिचार, चार को जार लिख दिए हैं, चार। व्यभिचार जो है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने, अब व्यभिचार जो है इसको निजता हो गया। निजता मतलब अपनी बात को छुपा सकते हैं। अब इसी में आ जाता है व्यभिचार। व्यभिचार क्या था कि जैसे देखिए, लड़की होती है और एक लड़का होता है, ठीक है। शादी के पहले बहुत अफेयर चलता है भाई, और उस अफेयर में तो ये निजता का अधिकार हो गया। लेकिन सुप्रीम ये निजता का, इसमें 397 जो है, धारा 397 ये व्यभिचार को जो है बचाती थी कि व्यभिचार गलत है। व्यभिचार का मतलब होता है लड़कियों का अफेयर, शादी के बाद की बात हो रही है, थोड़ा ऐसे समझो। यहां पर ये जो थी, इसको एडल्ट्री बोलते हैं, एडल्ट्री कानून ऐसे लिख देते हैं, एडल्ट्री। ये जो कानून था, इसका संरक्षण जो है, इसमें जो है धारा 397 यह बचाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इसको काट कर खत्म कर दिया, और जब खत्म कर दिया तो इससे बड़ी समस्या हो गई। समस्या यानी कहने का मतलब क्या है कि लड़की शादी के बाद भी जो है एक्स्ट्रा अफेयर रख सकती है, और ये कानूनी रूप से सही है। ये कहता है, ये जो है यहां पर ये व्यभिचार का मतलब है कि अगर कोई लड़की है, उसका शादी हुआ है और वह कोई इसी एक के साथ और अफेयर में है, तो
तो वह जो है सही है। लेकिन ध्यान देना, ये जो व्यभिचार है ये तलाक का कारण बन सकता है, तलाक का कारण, यानी इसको हम तलाक के रूप में या एविडेंस के रूप में कि हमारी वाइफ जो है ये किसी दूसरे के साथ अफेयर में है, इसलिए हम इसको तलाक देना चाहते हैं, तो इसको हम कोर्ट में सिद्ध करने के बाद उसको हम छोड़ सकते हैं। यानी ये जो एक्स्ट्रा अफेयर है वह कानूनी रूप से मान्य है, लेकिन वो तलाक का कारण भी मान्य जो है, तलाक के रूप में इसको तलाक देने का एक कारण बताकर, या हम कह सकते हैं कि ये एक एविडेंस के रूप में काम कर सकता है और तलाक आसानी से मिल जाएगा, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको ये जो है सिद्ध करना पड़ेगा कि हाँ किसी के वाइफ का या कोई लड़की है जिसकी शादी हुई है उसके किसी दूसरे के साथ भी उसका एक्स्ट्रा अफेयर है। ठीक है, आशा कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा पॉलिटी बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं, और इसके पहले आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। अनुच्छेद 21 का क, 21 तो हो गया आपका, 21 क को संविधान संशोधन, ये पहले बात जान लेते हैं होता क्या है। सर्व शिक्षा, शिक्षा का अधिकार है, ऐसे सीधा शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार यह जो है पहले नहीं था, यह पहले नहीं था, यह बाद में जोड़ा गया है। ये जो है 86 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 86वां, यानी 86वां संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, लेकिन इसको जो है लागू किया गया है 1 अप्रैल 2010 से। ये जो 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया है, इसको इसके तहत एक नारा दिया गया था, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। आप लोग देखे होंगे कि सभी हमारे आज भी चले जाएंगे तो किसी किसी स्कूल में देखिए एक पेंसिल बनी होती है, उस पर एक लड़का बैठा होता है, एक लड़की बैठी होती है, और उसमें उसके नीचे लिखा होता है सर्व शिक्षा अभियान। यानी कि जो बच्चा है वो 5 साल जब क्रॉस कर जाता है तो 5 साल से अधिक और 14 साल से कम के सभी बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य है। ये जो है व्यवस्था जो है अनुच्छेद संख्या 21 का क करता है कि ये जो संविधान है ये 86 संविधान 2002 में ही बनाया गया था, लेकिन इसको जो अप्लाई यानी लागू कराया गया वह जो है 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, और इसी समय जो है सर्व शिक्षा अभियान का नारा दिया गया था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, इतना तो 21 खत्म हो गया है, अब थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं सर्व शिक्षा अभियान। यार हम ये जो सरकारी स्कूलों के लिए था, कहां पर था, सरकारी, और सर्वकारी स्कूलों में क्या क्या दिया गया। देखो हम लोग इस समय पढ़ाई भी कर रहे थे, तो इसमें क्या था कि सरकारी स्कूल जो है इसमें सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को पहली बात तो वहां आने के लिए कम से कम टीचर, ज्यादा से ज्यादा टीचर की व्यवस्था की गई, अच्छे टीचरों की, ठीक है, अच्छे टीचर की व्यवस्था हुई, अध्यापक। इसके बाद बच्चे वहां कैसे पहुंचेंगे, तो यहां पर निशुल्क शिक्षा, इसके बाद निशुल्क किताबें, इसी के साथ साथ
भोजन की भी व्यवस्था दे दी गई। भोजन यानी मध्य में जो भोजन करते थे, ये सारी व्यवस्था दी गई है यहाँ पर सरकारी स्कूलों में। एक अध्यापक, हम कह रहे हैं सीधा सा सोच लो आप लोग, जो सरकारी स्कूल है उसमें 1 से 5 तक की स्कूल की बात करते हैं। कहाँ से? जो हमारे यहाँ आसपास है 1 से 5 तक का स्कूल है। इसमें मिनिमम अगर सभी कक्षाओं में क्लास चलाना है तो कम से कम 5 टीचर चाहिए। कितने? 5 टीचर। भाई देखिए, ये जो सरकारी व्यवस्था है, हम इस पर बहुत अच्छे से सहमत हैं कि सरकारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन आज थोड़ा सा तबीयत खराब है, काफी दिन हॉस्पिटल में बीत गया, लेकिन हाँ आज हम लोग चल रहे हैं। पहले ध्यान दो, सरकारी जो स्कूल है उसमें टोटल हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ व्यवस्था हो जाए, हमको नौकरी भी मिल जाए, सरकारी बन जाए, लेकिन क्या सरकारी काम को हम लोग सही से करते हैं? इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए, एक स्कूल में 5 अध्यापक, एक अध्यापक की सैलरी मिनिमम मान के चलिए 50,000 है इस समय सरकारी में, तो 50 यानी कि 5 पचे 25, 2,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए एक टीचर के लिए दिया गया एक बच्चे को। और निःशुल्क शिक्षा, जो भी बच्चा है उससे फीस नहीं लिया, किताबें भी दी रही हैं, फ्री किताबें दी जा रही हैं। एक बच्चे पे अगर किताबों का हम खर्च देखेंगे तो आने जाने का जो किराया उराया लेकर, तो एक बच्चे पे कम से कम सरकार को 1,000 रुपए का खर्च आता है। इसके बाद भोजन डेली की व्यवस्था है। अगर हम महीने में देख लें तो जो मेनू कार्ड है उसके आधार पर कम से कम 500 रुपए महीने का आएगा, 1,000 रुपए एक बच्चे पर। ठीक है, अब ध्यान दो, एक बच्चा इतना हो गया। इसके बाद ध्यान दो, क्या क्या गवर्नमेंट क्या क्या व्यवस्था करेगी? बैठने के लिए इसकी व्यवस्था करना है, घर बनवाना है उसको, कमरा, जिसे हम कमरा लिख दे रहे हैं, कमरा की व्यवस्था करना है। सारी व्यवस्था अगर देखा जाए तो एक महीने में एक स्कूल में एक बच्चे के लिए कम से कम मान के चलिए कि 20,000 रुपए एक बच्चे पर खर्च करती है गवर्नमेंट एक महीने में। लेकिन हमारे भारत की जिस प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं, यानी कि उत्तर भारत में सब लोग जब गवर्नमेंट नौकरी पा जाते हैं तो उसका जो है गलत यानी मिसयूज कर ले जाते हैं। और ये जो व्यवस्था है सर्व शिक्षा अभियान के लिए हम लोग पढ़ने के लिए तो पढ़ लेते हैं, इंटर बीए कर जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो शिक्षा हमारे किसी काम की नहीं रह जाती, क्योंकि हम लोगों ने, हमारा जो बेस था वो हमारे टीचरों ने बहुत ढंग से नहीं बढ़ाया। ये सब खर्च आप देखिए, महीने में 2.5 लाख इधर गया। मान के चलिए कि एक महीने में एक स्कूल में कम से कम गवर्नमेंट 3 से 4 लाख खर्च करती है। अगर यही 3 से 4 लाख 1 से 5 तक के लिए अगर व्यवस्था कर दी जाए और सिस्टम से किया जाए, हम नहीं कह रहे कि सरकारी चीजें खत्म कर दी जाए, लेकिन जैसे हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं तो हमको भी अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर काम करना होगा, तभी हमारे देश का समग्र विकास हो सकता है। ऐसा संभव नहीं है, नहीं तो आज देखिए ना, अखिल आप देखिए हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है अगर कंपेयर किया जाए सरकारी स्कूल में। रीजन क्या है? रीजन क्या है ये आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। आपका कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बताएं कि गलत कहां हो रहा है। गलती हमारे अंदर है, हम अपने अधिकार का उपयोग नहीं करते, हमारे द्वारा, और हमें जो अधिकार दिया जाए तो उसका दुरुपयोग करते हैं। अगर सही ढंग से उपयोग करें, सही ढंग से सब कुछ करें तो ये दिन देखने का नहीं होता कि हमारे यहाँ अगल बगल के सारे स्कूल प्राइवेट हो जाते हैं और सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या 0 हो जाती। ऐसा नहीं है, कुछ स्कूल भी हैं जहां पर है, लेकिन हम ज्यादातर आपको ऐसे ही मिलेंगे जहां पर बच्चों की संख्या कम होगी। ये दूर होना चाहिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं अनुच्छेद संख्या 21। जैसा कि आप लोग इसके पीछे का पढ़ चुके हैं साहब, और पीछे की वीडियो भी देख लीजिएगा। इस तरह आज का वीडियो बस यहीं तक, इसके आगे का कल नेक्स्ट वीडियो में अनुच्छेद संख्या 22 चलेगा। अनुच्छेद संख्या 22 कल।